हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में नहीं, इससे पहले हम 2 वीडियोस में सिंप्लेक्स मेथड हमारा कवर कर चुके हैं। तो एक वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था जिसमें हमने बेसिक्स बताए थे सिंप्लेक्स मेथड के, और फिर इससे पहले वाली जो सेकेंड वीडियो है उसमें हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखा था कि सिंप्लेक्स मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। और जो हमने एग्जाम्पल ली थी हमने उसमें 2 वेरिएबल्स का केस लिया था। ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने ली थी दैट वाज विद 2 वेरिएबल्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एक्सपेक्ट कि वो दोनों वीडियोस आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे और आपने वो अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे। ठीक है, क्योंकि वह उसमें सारे बेसिक्स हैं। आज की वीडियो में हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे डायरेक्टली, जिसपे हम 3 वेरिएबल्स का केस कंसिडर करेंगे और इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में आज हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेनिंग 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इससे पहले प्लीज आप पहले की 2 वीडियोस अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आज की वीडियो में हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे बेसिक्स अब हम पूरे क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ पहले से जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इस क्वेश्चन में हम वो डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए ये देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3। उसके बाद हमें ये 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन है और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट है x1 x2 x3 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का केस है और इसमें अगर आप देखो मैक्सिमाइजेशन होने से मतलब इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। जो हमने स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड करना है उसके लिए हम जो हमारे कॉन्स्टेंट्स है उनका ये साइन देखते हैं इनइक्वालिटी का, लेस देन है या ग्रेटर देन। और देखिए तीनों में ही लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब हमें तीनों में स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। ठीक है, और जब इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी अकॉर्डिंगली वो ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3। चलिए पहले हम यहाँ इक्वेशंस में ही लिख लेते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाएंगे 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3। स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे s1 इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड में आ जाएगा 4x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 प्लस हम यहाँ लिखते हैं s2 इज इक्वल टू 0। ये स्पेस क्यों छोड़ी है, ये आपको आई होप ये आपको पता होगा हमने क्यों किया, लेकिन हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए 2x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 प्लस s3। ठीक है, क्योंकि तीसरी इक्वेशन है तो स्लैक वेरिएबल s3, सॉरी ऊपर हमने ये गड़बड़ कर दी है, इक्वल टू 0 नहीं है। ये जो हमारा वैल्यूज हैं रिसोर्स की वैल्यूज हमने वही लिखनी होती है। ठीक है, तो वो हमारी हैं इक्वल टू 60, देन वी हैव इक्वल टू 72 और लास्ट में वी हैव 100। ठीक है, और हमारे जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो सारे इसमें हमने मेंशन करने हैं, सभी वेरिएबल्स x1 x2 x3। उसके बाद अभी जो हमने तीनों वेरिएबल्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं s1 s2 s3। ठीक है, ऑल दीज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब जो हमने 3 वेरिएबल्स कॉन्स्ट्रेंट्स में डाले हैं वो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी डालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस 0 इंटू s3, राइट। और यहाँ पर ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है हमारा क्वेश्चन, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और इजीली, ताकि हम आगे जो भी स्टेप्स करेंगे उनको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बाकी के वेरिएबल्स भी। तो पहली इक्वेशन में s2 s3 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 0 इंटू s2 0 इंटू s3 लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में s2 है, s1 s3 नहीं होने चाहिए, तो 0 इंटू s1 ऐड करते हैं और 0 इंटू s3 ऐड करते हैं। और लास्ट वाली में s1 s2 नहीं होने चाहिए, तो 0 s1 0 s2।
प्लस S3 इज इक्वल टू 100। अब ये आ गया हमारा फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसके बाद हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है हमारी, AX इज इक्वल टू B लिखते हैं। ठीक है, तो A होता है हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स एक्सप्रेस करने होते हैं। तो हमारे कितने कोफिशिएंट्स हैं हम ऊपर ऐसे मेंशन करते हैं एज अ टाइटल। ठीक है, ये मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है। तो क्या क्या है, x1, x2, x3, s1, s2, s3। ठीक है, हमारे ये वेरिएबल्स हैं सारे। तो हम यहाँ मैट्रिक्स बनाएंगे, ए वाला मतलब कोफिशिएंट्स वाला। तो पहली इक्वेशन में हमारा है 3, 5, 2, 1, 0, 0। सेकेंड में है 4, 4, 4, 0, 1, 0। और लास्ट इक्वेशन में वी हैव 2, 4, 5, 0, 0, 1। राइट, उसके बाद हम x वाला मतलब वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हमारे जितने वेरिएबल्स हैं हम वो यहाँ लिख देंगे, x1, x2, x3, s1, s2 एंड s3। राइट, एंड इक्वल टू हमारे जितने राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं वो हैं 60, 72 एंड 100। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनती है यह हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब हमने जो सिंप्लेक्स टेबल्स हम बनाते हैं, डिफरेंट टेबल्स, अब वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने ये पहला सिंप्लेक्स टेबल बनाया है, इनिशियल टेबल जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सारे कॉलम्स बने हुए हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए जो बेसिक वेरिएबल्स है हम सबसे पहले वो मेंशन करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या करना होता है, हम कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारे बेसिक वेरिएबल्स कौन से होंगे इनिशियली, वो हमें पता लगता है मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है x1, x2, x3, S1, S2, S3, हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जो हम इनिशियली लेंगे बेसिक वेरिएबल्स वो कौन से होंगे, वो वाले वेरिएबल्स जो मिलकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये S1, S2 और S3 वाला देखें, अगर हम इन तीनों से हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। वो कैसे होता है, इसके डायगोनल पे देखिए सारी वैल्यूज 1 है और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज ऑल आर 0। ठीक है, तो ये हमारे बन जाते हैं बेसिक वेरिएबल्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं S1, S2, S3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स, इसके लेफ्ट साइड पे देखिए जो कॉलम है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, और ये कहाँ से पता चलेंगे, हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इनके कोफिशिएंट्स क्या है, तीनों के 0, 0, 0, 0 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए ये जो x1, x2, x3, s1, s2, s3 सारे वेरिएबल्स जो हमने लिखे हैं, हमने बताया था इनको हम aij बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैट्रिक्स की सभी वैल्यूज होती है ना, उसके लिए हम एक जनरल टर्म यूज करते हैं aij, ith रो jth कॉलम। राइट, तो ये सारी वैल्यूज हमें ये जो ऊपर मैट्रिक्स बना है यहीं से मिल जाएगा। तो इसके नीचे सारी वैल्यूज हम ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 3, 5, 2, 1, 0, 0। नेक्स्ट में है 4, 4, 4, 0, 1, 0। और तीसरा रो है 2, 4, 5, 0, 0, 1। ठीक है, उसके बाद इसी के ऊपर देखिए आप ये जो येलो कलर से बॉक्सेस बने हुए हैं, उसके लिए हमने लिखा है कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये जो x1, x2, x3, s1, s2, s3 हैं, इन सबके कोफिशिएंट्स हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और वो यहाँ मेंशन करेंगे। तो x1 का देखिए कोफिशिएंट है 5, x2 का है 10, x3 का है 8 और बाकी तीनों का है 0, s1, s2, s3। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0, 0, 0। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉलम बच गया सॉल्यूशन वैल्यूज का। सॉल्यूशन वैल्यूज हमने क्या कहा था, जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उनकी राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होती हैं हम वो यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 60, 72, 100। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इस टेबल में इन वैल्यूज का क्या मतलब है कि हम इनिशियली मान के चल रहे हैं S1 इज इक्वल टू 60, S2 इज इक्वल टू 72 एंड S3 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हमने स्टार्ट करनी है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में हमने क्या करना होता है, वी हैव टू कैलकुलेट ZJ एंड डेल्टा जे। ठीक है, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। ZJ के लिए हमने क्या कहा था, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ CB या CBI इंटू AIJ। मतलब ये जो CB वाली वैल्यूज है ना,
कोफिशिएंट वाली वैल्यूज, जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है ये ए आई जे वाली वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो जब हमें x1 वाले कॉलम के लिए करना है तो x1 की सभी वैल्यूज को इन कॉरेस्पॉन्डिंग ये सभी वैल्यू 0 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। समेशन मींस एडिशन, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डेल्टा जे कैलकुलेट करेंगे, सी जे माइनस जेड जे, ठीक है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो 0 × 3 0, 0 × 4 0, 0 × 2 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सारा 0 0 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सारा 0 ही हो जाएगा। एक मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, बाकी वैसे हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 0 × 3 0 × 4 एंड 0 × 2, तो सबको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में चलें तो ये भी सारा 0 × 5 0 × 4 0 × 4 0, उसके बाद 0 × 2 0 × 4 0 × 5 ऑल 0, फिर उसके बाद वैसे ही ये सारा ही 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये 0 से ही सब मल्टीप्लाई होना है तो zj की सभी वैल्यूज हमारी 0 आ जाएंगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ये तो बिल्कुल सिंपल था। चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा जे, और डेल्टा जे कैसे कैलकुलेट करना है, डेल्टा जे इज सी जे माइनस जेड जे। तो सी जे ऊपर है ये 5 और नीचे जेड जे है, तो इनको माइनस करते जाना है। तो पहला 5 - 0 इज 5, देन 10 - 0 इज 10, देन 8 - 0 इज 8, देन 0 - 0 0 - 0 0 - 0, ठीक है। ये आ गया। अब ये आने के बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ऑप्टिमैलिटी। डेल्टा जे की वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन अभी ऑप्टिमल आया या नहीं आया, ठीक है। और वो कैसे पता चलता है, उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन क्या थी, ऑल डेल्टा जेज शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी दे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा जे की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 0 वाली वैल्यूज हैं और सब पॉजिटिव वाली हैं, मतलब नेगेटिव वाली नहीं है। एक भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पर सिंस हम बोलेंगे, सिंस ऑल डेल्टा जे वैल्यूज आर not less than or equal to 0, therefore solution is not optimal, ठीक है। अब ऑप्टिमल नहीं है तो हमें सोल्यूशन को रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब होता है हम एक और टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम देखेंगे कि कौन से नए वेरिएबल्स ऐड होंगे और कौन सा वाला पुराने में से हटेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हर एक स्टेप में एक नया वेरिएबल एंटर करता है और एक पुराना वाला उससे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा एंटर करवाना है और कौन सा वेरिएबल लीव करेगा, तो हम देखेंगे डेल्टा जे में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 10, राइट। तो इसका मतलब ये जो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग x2 है ये हमारा हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल, राइट। तो हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, दिस इज एंटरिंग वेरिएबल और यही है हमारी की कॉलम, ठीक है। दिस इज आर की कॉलम। उसके बाद हम मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मिनिमम रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला है, बी आई अपॉन के सी वैल्यू, ठीक है। तो के सी वैल्यू की कॉलम वैल्यूज मतलब 5 4 4 है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, बी आई की जितनी वैल्यूज हैं ये सोल्यूशन वैल्यूज, ठीक है। तो सोल्यूशन वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सोल्यूशन वैल्यूज पहले लिख लेते हैं 60 72 और 100, ठीक है। इसको डिवाइड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यूज के साथ। तो 60 डिवाइड बाय 5, 72 डिवाइड बाय 5 एंड 100 डिवाइड बाय 5, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी ये क्या वैल्यूज आएंगी। सॉरी यहाँ पर फिर गड़बड़ हो गई है, डिवाइड बाय 5 नहीं है, 5 4 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे 60 डिवाइड बाय 5, 72 डिवाइड बाय 4 एंड 100 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। उसके बाद 72 डिवाइड बाय 4 इज 4 1 जा 4
4 8 32 एंड 100 डिवाइड बाय 4 इज 25। ठीक है, ये आ गई हमारी मिनिमम रेशो। अब नाम से क्या पता चलता है, मिनिमम वैल्यू देखनी है। मिनिमम रेशो है ना, तो इनमें से जो मिनिमम है हम वो कंसिडर करेंगे, और इन सब में से मिनिमम कौन सी है, 12। ठीक है, तो ये 12 है मिनिमम रेशो, ये हमारा हो जाएगा लीविंग वेरिएबल। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं आउट गोइंग वेरिएबल, राइट। तो ये कौन सा है, S1। ठीक है, तो हमारा S1 जो है दिस इज आउट गोइंग वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज लीविंग वेरिएबल, और यही है हमारी की रो, राइट। की रो हमें मिल गई, की कॉलम मिल गया, और हमने क्या कहा था, की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारा की एलिमेंट हमें देता है। ठीक है, तो की रो कौन सी है, ये वाली। की कॉलम कौन सा है, ये वाला, है ना। और इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये वाला 5। ठीक है, तो ये हमारा 5 बन जाएगा की एलिमेंट। ठीक है, हम इसको बोलेंगे 5 इज आर की एलिमेंट। तो ये हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए नेक्स्ट टेबल, रिवाइज्ड टेबल बनाने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। तो चलिए अब हम इसके आगे बनाते हैं हमारा रिवाइज्ड टेबल। तो चलिए देखिए, ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है, ये हमने जो इनिशियल टेबल अभी कैलकुलेशन सारी की, ये वो वाला टेबल है। और नीचे पर्पल लाइन के नीचे आप देखेंगे, यहाँ हम रिवाइज टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब रिवाइज टेबल के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल्स देखते हैं। और बेसिक वेरिएबल्स में क्या करना है, पहले था S1 S2 S3, अब उसमें से हमारा S1 रिप्लेस होना है किसके साथ, X2 के साथ। ठीक है, तो S1 की जगह हम लिखेंगे X2, और उसके बाद S2 S3। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम इसके लिखते हैं लेफ्ट साइड पे इसके कोफिशिएंट्स। तो x2 का कोफिशिएंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पता चल जाता है 10, और S2 S3 के कोफिशिएंट्स 0 0 हैं। ठीक है, ये हो गया। सॉल्यूशन वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे सारी कैलकुलेशन होनी है हमने कल डिस्कस किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नया वेरिएबल एंटर हुआ है ना, उसके लिए हम लिखते हैं, तो एंटरिंग वेरिएबल और न्यू वेरिएबल n लिख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि जितनी पुरानी वैल्यूज हैं उस रो की, हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऑल वैल्यूज बाय की एलिमेंट। और यहाँ हमारा की एलिमेंट क्या है, देखिए ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है 5, ये हमारा की एलिमेंट है। तो मतलब 5 से हमने सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है, राइट। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, वी हैव 60 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो वो हमारा कितना बन जाएगा, 60 डिवाइड बाय 5 इज 12। हम यहाँ सीधा लिखते हैं, या हाँ सीधा ही लिख देते हैं, 60 डिवाइड बाय 5 इज 12। उसके बाद जो सारी वैल्यूज हैं, 3 बाय 5, देन वी हैव 5 बाय 5, 2 बाय 5। देखिए हम ये वाली रो देख रहे हैं, पहले वाली। ठीक है, ये है ना ओल्ड रो, तो इसकी सभी वैल्यूज को हम डिवाइड कर रहे हैं की एलिमेंट 5 के साथ। तो 2 बाय 5, देन वी हैव 1 बाय 5, 0 बाय 5, 0 बाय 5। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, पहले तो 60 बाय 5 था तो हमने 12 लिख लिया। 3 बाय 5 को एज इट इज रहने देते हैं, 5 बाय 5 इज 1, देन 2 बाय 5, 1 बाय 5, 0 बाय 5 इज 0, एंड अगेन 0। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली रो। अब उसके बाद ये था हमारा एंटरिंग वेरिएबल के लिए। ठीक है, जो नया वेरिएबल आया है उसकी सारी वैल्यूज। अब जो पुराने एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स हैं S2 और S3, उसके लिए हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, चलिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा था कल, ओल्ड वैल्यू, मतलब उस रो की ओल्ड वैल्यू, उसमें से हम माइनस क्या करते हैं, corresponding old value below or above की एलिमेंट, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, corresponding value in न्यू रो, जो हमारी नई रो बनी है ना,
यहाँ पर है x2 वाली रो, ठीक है। तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए अब देखिए हमें ये कैसे करनी है कैलकुलेशंस। अगर हम पहले देखें bi वाली वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ओल्ड वैल्यू कितनी है, देखिए S2 वाला कॉलम, अब हम ऊपर वाली ये सारी लाइंस हटा देते हैं और हम कंसिडर करते हैं हमारी सेकेंड रो, राइट। सेकेंड रो हमारी, इसको चलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पता लगे हमें कौन सी वैल्यूज लेकर चलनी है, ठीक है। ये है ना, अभी हम S2 वाला कॉलम फिल करने वाले हैं। ये हमारी सारी ओल्ड वैल्यूज हैं। तो हमने क्या कहा था, इजी कैसे बन जाता है, हम क्या करते हैं ओल्ड वैल्यूज लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 72 माइनस, फिर उसके बाद then we have 4 minus 4 minus 4 minus 0 minus 1 माइनस एंड 0 माइनस, ठीक है। ओल्ड वैल्यूज लिख ली, माइनस का साइन लगा दिया। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट, ठीक है। की एलिमेंट के नीचे हमारी क्या वैल्यू है, यहाँ पर 4, इसी रो की लेकर चलेंगे, ठीक है। अबव तो कोई वैल्यू नहीं है, नीचे है यहाँ पर 4। तो हमने सारी वैल्यूज के लिए 4 लिख लेना है, 4 इंटू यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन न्यू रो, ठीक है। नई रो में कौन सी वैल्यू है हमारे पास, नई वाली रो में वैल्यू थी ऊपर ये 12, यहाँ पर हमारी नई वैल्यू नई रो में 3/5, उसके बाद यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2/5, देन वी हैव 1/5, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए सारी कैलकुलेशन साथ साथ करते जाइए, और यहाँ पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। तो पहले केस में देखिए क्या है, 72 माइनस 4 इंटू 12 इज 48, तो 72 माइनस 48 हमारा आ जाता है 24। तो हम इसको हटाकर यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 24, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज 4 माइनस, हम कहाँ साइड में कहीं कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, 4 माइनस 4 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये बन जाता है 4 माइनस 4 3 ज़ा 12/5, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 12 इज 8, 8/5, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम इसको यहाँ पर हटाकर यहाँ लिख देते हैं 8/5। आप भी फटाफट से कैलकुलेशन करते जाइए और आंसर्स मैच कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू 1 है, तो 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0। उसके बाद आता है हमारा 4 माइनस 4 इंटू 2/5, मतलब 4 2 ज़ा 8, 8/5, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 8 इज 12। तो ये हमारा आ जाएगा 12/5, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं 12/5। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 0 माइनस 4/5, ये हो गया -4/5। तो हम यहाँ इसको हटा के लिख देते हैं -4/5। फिर नेक्स्ट में आता है 1 माइनस 4 इंटू 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं 1। और नेक्स्ट में 0 माइनस 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 इज 0। तो ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज S2 के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली हमें कैलकुलेशंस करनी है S3 के लिए, तो हम यहाँ कैलकुलेशन करते जाते हैं, और अब आपको फॉर्मूला क्लियर ही होगा, तो आप भी फटाफट से साथ साथ कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए S3 के लिए सबसे पहले हम सारी ओल्ड वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से ये हाइलाइटर हटाकर हम हाईलाइट कर देते हैं नेक्स्ट वाली रो को, वो है हमारी ये S3 वाली रो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहां से देख के सबसे पहले ओल्ड वैल्यूज लिख देनी है। तो दिस इज दिस इज 100 माइनस, देन 2 माइनस, देन 4 माइनस, 5 माइनस, 0 माइनस, 0 माइनस
एंड 1 माइनस, ठीक है। उसके बाद अब हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है इस रो की वो वैल्यू दैट इज बिलो और अबव दी की एलिमेंट। की एलिमेंट के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, बिलो वाली ये वाली 4 है, ठीक है। तो हर एक के लिए हम लिख देंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, ठीक है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से लिखने से क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशंस करने में इजी हो जाता है, ठीक है। अगर आप हर एक के लिए एक एक बार देखोगे ऊपर कौन सी वैल्यू लेनी है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो चीजें कॉमन है वो एक ही साथ सारी लिख लेनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो न्यू रो थी x2 वाली, इसकी सारी वैल्यूज लिखनी है। मल्टीप्लाई किससे करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द न्यू रो। तो यहाँ पर पहले में है 12, उसके बाद है हमारे पास 3/5, नेक्स्ट में है हमारे पास 1, फिर है 2/5, देन वी हैव 1/5, फिर है 0 और फिर 0, ठीक है। तो चलिए अब आप फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। हमने सारी चीजें यहाँ मेंशन कर दी हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है 100 माइनस 4 इंटू 12। तो 4 इंटू 12 हो गया हमारा 48, और इसमें ये माइनस करना है हमें 100 में से। 100 माइनस 48 इज 52। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 52, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यू 52। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 2 माइनस 4 3 12। तो 2 माइनस 4 थ्री ज़ा 12/5, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस ये आ गया -2/5, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको। तो हम यहाँ लिख देते हैं -2/5, राइट। नेक्स्ट है 4 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0। ये तो सिंपल ही था, ये लिख दिया हमने 0। नेक्स्ट में है 5 माइनस 4 2 ज़ा 8/5, 5 minus 8/5, 5 5 ज़ा 25, and 25 minus 8 is 17, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 17/5। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 17/5। नेक्स्ट में हमारा है 0 माइनस 4 इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा सिंपल -4/5, ठीक है, -4/5। तो नेक्स्ट में है 0 माइनस 4 इंटू 0 इज 0, तो दिस इज 0, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 0, और फिर है 1 माइनस 0 इज 1, 4 इंटू 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज, ठीक है। आई होप दीज कैलकुलेशंस आर क्लियर। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा ZJ और डेल्टा J कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा J होता है CJ माइनस ZJ। तो CJ हमारे पास ये ऊपर है, और ZJ अभी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ CB इंटू AIJ, ठीक है। और AIJ कौन सा होता है, ये सारे वेरिएबल्स वाली जो एक तरह से जो हमारा मैट्रिक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये सारा AIJ होता है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट हमने क्या कहा था कैसे करना होता है, कैलकुलेशन करने के लिए ये CB वाली वैल्यू इनटू ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग x1। जैसे पहले केस में क्या आ जाएगा हमारा 10 इंटू 3/5 प्लस 0 इंटू 8/5 प्लस 0 इंटू -2/5, ठीक है। तो दूसरी दो वैल्यूज तो 0 0 है, पहली वाली है 10 इंटू 3/5, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 6। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर शो कर देते हैं। यहाँ पर 10 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। तो ये दूसरी दो वैल्यूज तो 0 0 है, ऊपर 10 इंटू 1 इज 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें ये पता लग गया है कि दूसरी दो वैल्यूज से हमें मल्टीप्लाई करके 0 ही मिल रहा है, तो पहली वाली टर्म ही सीधे मल्टीप्लाई करते हैं और उसका वैल्यू लिख देते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है 10 इंटू 2/5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगले में 10 इंटू 1/5, 2,
10 इंटू 0 इज 0, देन 10 इंटू 0 इज 0। ठीक है, ये आ गई ZJ की वैल्यूज। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर CJ है, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, ये कंसिडर करनी है, 5 10 8 0 0 एंड 0। तो नीचे 5 माइनस 6 आ गया -1, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 4 4, 0 माइनस 2 -2, 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0। ठीक है, तो ये हमारी आ गई सारी डेल्टा जे की वैल्यूज। नाउ वंस वी गेट ऑल दीज डेल्टा जे वैल्यूज, तो अब हम ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं। और ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, डेल्टा जे वैल्यूज हमारी लेस दैन इक्वल टू 0 है या नहीं, मतलब या 0 होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। अगर एक भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब अभी भी हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक नहीं पहुंचे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू -1, देन 0 आ गया 4। ठीक है, बाकी -2 0 0 है, अभी भी एक पॉजिटिव वैल्यू है और यही हमारी लार्जेस्ट वैल्यू भी है। तो अब ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एंटरिंग वेरिएबल, और ये वाली हमारी बन गई की कॉलम। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं ऑल डेल्टा जेज not less than equal to 0, therefore solution is नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, अभी भी ऑप्टिमल नहीं आया, हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम देख रहे हैं अब एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा। ठीक है, एंटरिंग वेरिएबल हमें पता लग गया। अब लीविंग वेरिएबल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम रेशो, और मिनिमम रेशो के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, BI अपॉन की कॉलम वैल्यू। ठीक है, तो BI हमारा पहले केस में है 12, फिर है 24 और फिर है 52, ये सारा लिख लेते हैं। इसके बाद हम की कॉलम वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। तो की कॉलम है x3 वाला, तो ये आ गया 2/5, फिर डिवाइड करना है 12/5 के साथ, और फिर डिवाइड करना है 17/5 के साथ। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम डेसिमल नहीं लिखेंगे। अगर हमें कहीं कंफ्यूजन होता है फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में, तो फिर हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फ्रैक्शन में ही रखना है। ठीक है, तो चलिए, पहली वैल्यू है हमारी 12/2/5, तो ये हो जाएगा 12/2 इज 6, 6 5 30। ठीक है, तो पहली वैल्यू आ गई हमारी 30। उसके बाद है 24/12/5, तो 12 2 24, 2 5 10, ये आ गया हमारा 30 के बाद 10। और फिर लास्ट वैल्यू, चलिए ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो हम इसको कर लेते हैं 52 इंटू, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 260, तो 260 डिवाइड बाय 17 लिख देते हैं। ठीक है, 260 डिवाइड बाय 17। तो अब अगर देखिए, अब हमें अगर नहीं पता लग रहा है इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 260 डिवाइड बाय 17 होता है हमारा 15.29। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 10 वाली। तो इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा लीविंग वेरिएबल, राइट। दिस इज आर लीविंग वेरिएबल, और ये वाली हमारी बन जाएगी की रो। ठीक है, तो की रो हमारी कौन सी बनी लीविंग वेरिएबल वाली, ये बन गई S2 वाली। ठीक है, और एंटरिंग वेरिएबल है हमारा x3, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आता है, 12/5 पर। ठीक है, ये हमारा बनेगा की एलिमेंट। की रो पता लग गई, की कॉलम पता लग गया, और S2 अब नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस होगा किसके साथ, x3 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे बेसिक वेरिएबल्स कौन से बनेंगे, x2 x3 एंड S3। ठीक है, आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने ये बनाया है सेकंड टेबल, फिर से वैल्यूज लिखी हैं। अब हम इसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स। और बेसिक वेरिएबल्स कैसे लिखने हैं, ये ऊपर वाले टेबल में देखिए, हमने अभी कहा S2 विल बी रिप्लेस्ड बाय x3। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x2, S2 की जगह x3 एंड S3। ठीक है, साथ ही में हम इनके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। हमारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट है 10, x3 का कोफिशिएंट है 8, और S3 का कोफिशिएंट है यहाँ से 0। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद अब हमने करनी है कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, अगेन
जो नया वेरिएबल आया है, क्योंकि वो इजी होता है कंपैरेटिवली, तो हम सबसे पहले उसके लिए लिखते हैं। तो जो एंटरिंग वेरिएबल है यहाँ पर कौन सा है, x3। इसके लिए हम करते हैं डिवाइड ऑल वैल्यूज बाय की एलिमेंट। हमारा की एलिमेंट यहाँ पर है, ये मार्क किया है ब्लू कलर में, 12/5। तो हमने 12/5 से सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम पहले ओल्ड वैल्यूज सारी लिख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 24 डिवाइड बाय 12/5। उसके बाद है 8/5 डिवाइड बाय 12/5। उसके बाद है 0 डिवाइड बाय 12/5। देन वी हैव 12/5 डिवाइड बाय 12/5, हम डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं। देन वी हैव -4/5 डिवाइड बाय 12/5। देन 1/12/5 है तो रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/12। और नेक्स्ट में है 0, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बाकी की वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये 0 है, x2 वाला, ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। फिर उसके बाद चलिए पहली वैल्यू देखते हैं। तो हमारे पास है 24 डिवाइड बाय 12/5। तो 12 2 ज़ा 24, 2 5 ज़ा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10, पहली वैल्यू आ गई 10। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8/5 डिवाइड बाय 12/5 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2/3। उसके बाद 0 हो गया, 1 हो गया, फिर नेक्स्ट में ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1/3। ये आ गई, बिल्कुल सिंपल था, हमने सारी वैल्यूज को डिवाइड किया की एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके ये जो दो हमारे पुराने वेरिएबल्स हैं इस पे अब वो थोड़ा सा जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो लगना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिखने से क्या होता है कि कंफ्यूजन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो एग्जिस्टिंग वेरिएबल इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू, याद रखना है उस रो की ओल्ड वैल्यू, उसमें से माइनस क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम बिलो और अबव क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी वो रो की एलिमेंट के ऊपर आती है, कभी नीचे आती है, ठीक है। तो बिलो और अबव की एलिमेंट और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू इन दैट रो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन न्यू रो, या फिर न्यू रो की वैल्यू इन न्यू रो। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। चलिए फटाफट से कैलकुलेशंस करते हैं। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, ओल्ड वैल्यूज, क्योंकि ओल्ड वैल्यू में से माइनस करना है ना। तो हम देखिए पहली रो अगर देखें, अब हम इसको हाईलाइट, ये वाला हटा के हम ऊपर वाली रो को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। हम जिस रो का कर रहे हैं उसी रो को हाईलाइट कर लेंगे। तो ये हमारी रो है। अब हमें ओल्ड वैल्यूज लिखने में इससे इजी हो जाता है। तो चलिए ओल्ड वैल्यूज हम पहले लिख लें। 12 माइनस, यहाँ पर है 3/5 माइनस 1 माइनस 2/5 माइनस, देन वी हैव 1/5 माइनस 0 माइनस एंड 0 माइनस, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव। अब ये अबव की एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर 2/5। तो हमने सारी जगह लिख देना है 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू, यहाँ पर लिख लेते हैं 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, जो न्यू रो की वैल्यूज हैं। तो देखिए अब न्यू रो हमने इसी टेबल से देखनी है। 10 2/5, सॉरी 2/5, देन वी हैव 0, फिर 1,
फिर आ गया -1/3, उसके बाद आ गया इंटू 5/12 और यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, तो अब जो पहले सिंपल वाली देख लेते हैं जहां पर हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक सीक्वेंस में ही चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जब आपको खुद करना हो तो आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाली में क्या आएगा हमारा 12 minus 2/5 into 10, 5 2 is 10, 2 2 is 4, 12 minus 4 is 8। तो पहले वाले में आपका आ गया यहाँ पर 8। ठीक है, दूसरे में है 3/5 minus 2/5 into 2/5, 5 5, अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी। 2/5 into 2/5 is 2 2 is 4, 4/25, तो 3/5 minus 4/25 ये हो जाएगा 5 5 से 25, 5 3 से 15 minus 4/25 ये हो जाएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ लग रही है, 3/5 ओल्ड वैल्यू माइनस 2/5 इंटू 2/5, सॉरी ये 2/3 है, ये जो हमने 2/5 लिखा है इसको 2/3 कर लीजिए, तभी ये हमारा गड़बड़ हो रहा था। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब आप फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। हम यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं 2/3, तो ये हो जाएगा 2 2 is 4, ये आएगा 3/5 माइनस 2 2 is 4/5 3 is 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, 5 3 is 3 3 is 9 minus 4, 5/15, 5 3 is ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, नाउ दिस इज करेक्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3, ये था 2/3, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारा है 1 माइनस 2/5 इंटू 0, तो ये हमारा आ जाएगा 1। 2/5 इंटू 0 इज 0, तो ये आ गया 1 माइनस 0 इज 1। फिर आ गया 2/5 माइनस 2/5 इंटू 1, ये आ गया 0, यहाँ पर हम लिखते हैं 0। उसके बाद 1/5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2/5 3 is 15, ये आ जाता है 15, 5 3 is प्लस 5/15, ये आ गया 1/3, तो S1 हमारा आ जाता है 1/3, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है 0 माइनस 2/5, 5 5 कैंसिल, 2 6 are 12। ठीक है, ये आ जाएगा -1/6, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1/6, और लास्ट में यहाँ था 0 माइनस 2/5 इंटू 0, 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, तो ये S3 की वैल्यू आ गई हमारी 0, ये सारा हम हटा देते हैं, 0 माइनस 0। चलिए फटाफट से S3 की कैलकुलेशन कर लीजिए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब ये फिर से हम हाईलाइटेड वाला पोर्शन हटा देते हैं, और हाईलाइट अब हम किसको कर लेते हैं, लास्ट वाली रो जिसको अब हमने करेक्शंस करनी है। ठीक है, ये हाईलाइट कर लिया, ये हमारी आगे सारी ओल्ड वैल्यूज, तो जल्दी से हम लिख लेते हैं ओल्ड वैल्यूज। यहाँ आ जाएगा 52 माइनस देन -2/5 माइनस 0 माइनस then 17/5 minus then -4/5 minus 0 minus and 1 minus। ठीक है, old values सॉरी corresponding old value below और above। अब इस रो की corresponding कौन सी वैल्यू है, 17/5। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 17/5 इंटू, तो सबको करना है 17/5 इंटू 17/5, 17/5 फटाफट से आप भी लिख लीजिए, 17/5, 17/5 एंड 17/5, और उसके बाद जो नई रो की वैल्यूज हैं हमने वो लिखनी है। नई रो हमारी कौन सी थी, x3 वाली, तो इंटू 10 इंटू 2/3 इंटू 0 इंटू 1 इंटू -1/3 इंटू 5/12 एंड इंटू 0। ठीक है, तो चलिए अब हमारी ये वाली इजी है वो लिखते जाते हैं। तो S3 में लास्ट में है 1 माइनस 17/5 इंटू 0,
तो 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1। उसके बाद इससे पहले वाली अगर हम देखें तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस 17/12, तो ये हो गया माइनस 17/12। ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग सा क्योंकि फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं, बट अदरवाइज कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं। तो माइनस 17/12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा यहाँ साइड में करते हैं कैलकुलेशन। माइनस 4/5, माइनस माइनस प्लस हो जाना है इसने, 17/5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 15 आ गया, 5 3 ज़ा 3 4 ज़ा माइनस 12/17। ये आ जाएगा 17 माइनस 12 इज 5 5/15, 5 3 ज़ा ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये सॉल्व करके ये सारा हमारे पास आता है 1/3। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आप फटाफट से बाकी की कैलकुलेशन करते जाएं साथ साथ। हम लिखते हैं यहाँ पर 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया ये 17/5 माइनस 17/5, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3। ये आ गया 0, ये आ गया 1/3। नेक्स्ट है हमारा 0 माइनस 17/5 इंटू 0 इज 0, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, लिख देते हैं 0। उसके बाद है यहाँ यहाँ लिखते हैं साइड में माइनस 2/5 माइनस 2 7 14, 2 1 2 3 34/15। ये हो जाएगा हमारा 15 एलसीएम लेना है, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 माइनस 34। ये आ जाएगा हमारा माइनस 40/15। ये 5 से हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। ये हो गया माइनस 8/3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 8/3। ठीक है, माइनस 8/3। और फिर यहाँ पर एक वैल्यू हमारी रहेगी लास्ट में, ये आ जाएगा 52। ये आ गया 5 2 ज़ा 10, 17 2 ज़ा 34 एंड 52 माइनस 34 इज 18। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 18। ये आ गया हमारा सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया हमारा, ZJ और डेल्टा जे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ZJ इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ CB इंटू AIJ। आई होप अब आपको ये पता होगा। एंड डेल्टा J इज इक्वल टू CJ माइनस ZJ। यहाँ लिख देते हैं ZJ। अब आपको ये कैलकुलेशंस पता है, तो चलिए ZJ की वैल्यूज आप फटाफट से अब कैलकुलेट कर लीजिए। हम यहाँ वैल्यूज मेंशन कर देते हैं ताकि आपके लिए आप कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं अपनी वैल्यूज। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर आती हैं 26/3, फिर आता है 10, देन वी हैव 8, 2/3, 5/3 एंड 0। ठीक है, और उसके बाद जब हम डेल्टा जे निकालेंगे CJ माइनस ZJ, मतलब 5 माइनस 26/3, वो हमारा आता है माइनस 11/3। 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 8 0, 0 माइनस 2/3 इज माइनस 2/3, 0 माइनस 5/3 इज माइनस 5/3 एंड 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। डेल्टा जे निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ऑप्टिमैलिटी चेक, और उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सारी डेल्टा जे वैल्यूज 0 या फिर नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी देखिए वैल्यूज नेगेटिव हैं या फिर 0 हैं, इसका मतलब नाउ वी हैव रीच्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जेज are less than or equal to 0, therefore the solution is optimal। ठीक है, solution is optimal। तो इसका मतलब अब हमें कोई फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें मिनिमम रेशियोज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा टेबल बना है, दिस इज द फाइनल टेबल, और यहीं से अब हम फाइनल सॉल्यूशन अपना मेंशन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने फिर से रिप्रोड्यूस किया है ये वाला टेबल फाइनल वाला। तो यहाँ पे देखिए ऑल डेल्टा जे वैल्यूज आर लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑल डेल्टा जे वैल्यूज, इसका मतलब सॉल्यूशन इज
ऑप्टिमल, और ये सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्टिमल सोल्यूशन वो हमें मिलता है ये जो ऑरेंज कलर में है, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स हैं और साथ में इनकी सोल्यूशन वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पर S3 कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम इसको जीरो कॉस्ट मान के चलते हैं। तो हमारा x2 इज इक्वल टू 8, x3 इक्वल टू 10। तो फाइनल सोल्यूशन में यहाँ x1 नहीं आ रहा है बेसिक वेरिएबल्स में, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमाइज किसको करना था? z इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन थी 5x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3, ये था हमारा, ठीक है। तो x1 तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू x2 प्लस 8 इंटू x3 है 10, ये हो जाएगा 10 8 ज़ा 80, 8 10 ज़ा 80, which is equal to 160. This is our final optimal solution. अगर maximization of profit है तो हम इसे बोलेंगे maximum profit is 160 rupees, ठीक है। तो ये था हमारा सिंप्लेक्स मेथड। और हमने कौन सा केस कंसिडर किया? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मिनिमाइजेशन केस की एग्जाम्पल, ठीक है। तो विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।